नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त। आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो का स्पेशल प्रोग्राम चुनावी चर्चा। जैसा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को है, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है, वही लोकसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूटने के बाद अब जेजेपी आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं प्रदेश की पटौदी विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी उम्मीदवार अमरनाथ जी। नमस्कार अमरनाथ जी। नमस्कार जी। दैनिक रेडियो में आपका स्वागत है अमरनाथ जी। धन्यवाद। कैसा चल रहा है सर चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया। क्या लगता है जनता का रुझान किस तरफ है? जनता का रुझान जननायक जनता पार्टी की तरफ है, क्योंकि इन दोनों के कार्यकलाप जनता देख चुकी है। पहले कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं, बीजेपी के भी अभी विधायक रहे हैं। क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ पत्थर लगे हैं, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इलाके की जनता इस बात से दुखी है और सभी ने, जिन जिन लोगों से हम मिले हैं, सब ने ये सुझाव दिया है कि बहुत ही अच्छा मौका है, अभी इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाया जाए। और हमारे पास एक बहुत ही शिक्षित और अच्छा उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी ने हमें दिया है और हमारे बीच का कार्यकर्ता है, तो हम उनका सपोर्ट करेंगे जी। अच्छा अमरनाथ जी, सबसे पहले तो ये बात कि आपने राजनीति कैसे शुरू की, किस पार्टी से, किस साल, कैसे हुआ, आप खुद ही दर्शकों को बताएं। भाई, सबसे पहले तो मेरा राजनीति कैरियर ताऊ देवीलाल के समय से शुरू हुआ। मैं ताऊ देवीलाल के लिए काम करता था। मैं ग्राउंड लेवल का वर्कर था। कहीं भी उनके प्रोग्राम में पंडाल तैयार करना है, दरी बिछानी है, तो मैं इस तरह की सेवा में इस पार्टी से जुड़ा था। धीरे धीरे पार्टी ने मेरा कद बढ़ाया। मेरे कार्यशैली को देखते हुए आज उनने मुझे जननायक जनता पार्टी की टिकट देकर मुझे और मेरे हलके को ये सम्मान दिया है कि भाई इससे बढ़िया कैंडिडेट और कोई हमारे पास नहीं है। अच्छा अमरनाथ जी, जैसा कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने बिमला चौधरी को और कांग्रेस पार्टी ने परल चौधरी को टिकट दी है, दोनों ही महिला उम्मीदवार हैं और एक पूर्व विधायक भी है। ऐसी स्थिति में क्या ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा? बिल्कुल। देखिए, अभी जैसे बीजेपी ने बिमला चौधरी को टिकट दिया है और दूसरा इसने कांग्रेस ने परल चौधरी को टिकट दिया है। कांग्रेस एक हमारी ऐसी कैंडिडेट को उतारा है जो जनता की पहुंच से बाहर है, कि उनका रहना सहना विदेशों में, दिल्ली में, क्योंकि आम पब्लिक से उनका टच होना बड़ा मुश्किल काम है। इसी तरह बिमला चौधरी जी, क्योंकि पहले 5 बार विधायक रही हैं, पहले 5 साल विधायक रही हैं, तो उनकी कार्यशैली भी पटौदी हल्का ने पूरी देखी है। उनने क्या विकास कार्य पटौदी हल्के में करवाए हैं, तो इसका मुझे बहुत बेनिफिट मिलेगा और उनकी जो कार्यशैली है वो जनता को पता है जी। अच्छा, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जनता ने भाजपा को नकार दिया है और अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। तो ऐसी स्थिति में जसपा की क्या भागीदारी रहेगी? कितनी सीटों पर जसपा को उम्मीद है कि वो जीत दर्ज कर पाएंगे? देखिए, जनता जो है बीजेपी सरकार से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर जनता ने बिल्कुल बीजेपी को तो नकार ही दिया है। और कांग्रेस के पुराने कार्यकलाप, जमीन के घोटाले, इस तरह के बहुत जनता के दिमाग में है कि इस तरह से ये जो सरकारें जो पीछे रही हैं, जो इनकी कार्यशैली रही है, वो इनको जो है ना, इनका काम करने के लिए काफी है।
अच्छा, तो मतलब आप मानते हैं कि जनता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को नकार दिया? दोनों को। फिर भी आप ये मानते हैं कि भाई सरकार कांग्रेस की बननी है, तो आपको बता दें जिस तरह से हम पिछली बार भी किंग मेकर की भूमिका में रहे थे, हम इस बार भी चाहे सत्ता किसी की आए, सत्ता की जो चाबी है वो जननायक जनता पार्टी के पास है, और उसके लिए हम बिल्कुल तैयार। जी बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाला था कि अगर जजपा सरकार का हिस्सा बनती है, जैसा कि दुष्यंत चौटाला अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि जो सत्ता का जो ताला है वो जजपा की चाबी से खुलेगा, और ऐसे में आप भी जीतकर सरकार का हिस्सा बनते हैं, तो क्या युवाओं के रोजगार के लिए आपने पहले से कोई प्लानिंग कर रखी है या जीतने के बाद इस पर विचार करेंगे? क्योंकि हरियाणा को अगर हम देखते हैं तो रोजगार के हिसाब से ये अहम मुद्दा है। हमारे नेता पहले ही इस विषय में भाजपा सरकार के जब साथ रहे, गठबंधन में रहे, तो हमारे नेता की ये सोच थी कि प्रदेश के युवाओं को 75% प्राइवेट सर्विस में आरक्षण दिया जाए। उनके लिए उनने अपनी मेहनत करके अपना एक कानून बनाया कि युवाओं को 75% आरक्षण इन प्राइवेट जॉब में दिया जाए, लेकिन इन सत्ता के साथियों ने उस कानून को रुकवाने का काम किया और जनता को बरगलाने का काम किया। ये इस तरह की पॉलिसी नहीं बन सकती, जबकि आप लोगों ने देखा है कि कर्नाटक में जी 100% आरक्षण है जी, तो हरियाणा में 75% क्यों नहीं हो सकता? तो हमारे जो नेता हैं वो इस रोजगारी पे उनका पूरा फोकस है, और हम आते ही इस कानून को लागू करवाएंगे। जी, लेकिन अमरनाथ जी, जैसे कि आप पटौदी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं पूरी तरीके से, और अगर हम पटौदी क्षेत्र को देखते हैं तो वो गुरुग्राम से शहर से सटा हुआ इलाका है, फिर भी यहाँ के विकास के नाम पर लोगों को संतुष्टि नहीं हुई है, जबकि 10 साल प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही और 4.5 साल उसी सरकार में जजपा की हिस्सेदारी भी रही। अब की बार अगर जनता आपको मौका देती है तो आप कुछ नया करने की क्या कोशिश करेंगे? क्या प्लान है, आप जनता को बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो देखिए गुड़गांव से सटा हुआ इलाका है और ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी, तो जो जैसे जिस तरह से यहाँ सरकार का जो फोकस रहता है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहता है इस पटौदी के विकास कार्य करने के लिए, क्योंकि जो हमारे जो विधायक होते हैं जी, उनको ये ग्रांट बहुत कम देते हैं। अभी सरकार ने पटौदी हल्का को बांटने का भी काम किया है, जिस तरह हाईवे के इधर वाले गांव और उधर पटौदी, बीच में से हाईवे निकला हुआ है जी, हाईवे के काम जाम है, वहाँ रोड बंद है, कोई पैदल यात्री भी उस हाईवे क्रॉस नहीं कर सकता और 3-3 घंटे रोड पर जाम लगा रहता है। तो ये जो पटौदी हल्के को जो बांटने की साजिश है कि जो लोग पटौदी में और बिलासपुर साइड में जितने भी आपस में लोग हैं जो डेली तरह मिलते थे आपस में, उनको बांट दिया जाए। जी, अच्छा, एक बात और अमरनाथ जी, जजपा पार्टी और अन्य पार्टियों की विचारधारा में क्या अंतर है? अक्सर विरोधी पार्टियां कहती है कि जब बीजेपी सत्ता में आती है तो महंगाई बढ़ जाती है, जबकि आप भी बीजेपी के साथ 4.5 साल सरकार चला चुके हैं। देखिए, जो जननायक जनता पार्टी है वो किसान और कमेरे वर्ग की पार्टी जी। जननायक जनता पार्टी से किसान जुड़े हुए हैं, मजदूर तबका जुड़ा हुआ है, दलित जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनको आशा है। अब हमारे जो नेता है भाई दुष्यंत चौटाला जी, उनको आप किसी भी नेता से कंपेयर कर सकते हैं, उनके मुकाबले जो कार्यशैली है किसी की भी नहीं। अच्छा, आपने दुष्यंत चौटाला जी के बारे में बताया, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप बहुत चल रहे हैं। तो हम वैसे अक्सर देखते हैं न्यूज चैनल में कि देश और दुनिया तरक्की की राह पर है,
और कोई दो राय नहीं कि भारत भी रोज रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में क्या ये सवाल उठता है, क्या राजनीति में भी परिवर्तन आना चाहिए, या वही पुरानी पारंपरिक राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, जिसमें अहम सवाल भूल ही जाते हैं? वो बिल्कुल जो भी ये इस तरह के जो मुद्दे उठते हैं, वो सिर्फ ये है कि जनता को, जो जनता के मूलभूत जो मुद्दे हैं, उनसे किस तरह से जनता को गुमराह किया जाए, तो उस विषय पे कहीं भी कोई भी मुद्दा ऐसा उठा देते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम का है, चाहे किसी दलित का है, ये मुद्दे उठा दें ताकि जो मेन जो मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो दब जाएं और उन मुद्दों को ऊपर कर दें। नहीं अमरनाथ जी, मेरा सवाल ये था कि क्या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में भी परिवर्तन आना चाहिए? नहीं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में बिल्कुल परिवर्तन आना चाहिए। सभी पार्टियों को डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। अभी आप बता रहे हैं कि बीजेपी की जो सत्ता अभी हमारे बीच में सेंटर में भी 10 साल से रही है, स्टेट में भी 10 साल से रही है, ठीक है ना। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि जैसे भी आंकड़े आ रहे हैं, तो जो हरियाणा प्रदेश पे कर्जा था वो 10 साल में 10 गुना बढ़ गया। इसी तरह से सेंटर में जो कर्जा है जी, वो 100 गुना बढ़ गया। तो अब आप बताइए कि ये डेवलपमेंट किसका हुआ, वो पैसा कहाँ गया? महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके लिए कोई कानून नहीं है जी। कानून किस पे बनाना है कि जो कौम बोल सकती है, जैसे किसान है वो सरकार से भी लड़ सकता है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो अपने घर की दाल रोटी रूखी सूखी खा के वो लड़ाई लड़ सकता है। लेकिन एक आम आदमी, मजदूर आदमी, अगर जिसको दिहाड़ी ना मिलेगी तो वो लड़ाई किस बात की लड़ेगी? अच्छा अमरनाथ जी, एक छोटा सा सवाल मेरा बीच में ये है कि जैसे आपने किसानों पर जोर दिया है, लेकिन अगर मैं देखूं तो 4.5 साल में जब दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री थे, उस दौरान भी किसानों के मुद्दे बड़े उठे थे, और अभी जब वो अपने चुनावी दौर में हैं तो उस दौरान भी किसान लोग उनसे कहते हैं कि आपने किसानों का साथ नहीं दिया। तो क्या आपको लगता है ऐसा हुआ? नहीं दिया साथ? बिल्कुल ऐसा है। जो हमारे जो नेता, क्योंकि ये मामला, ये कानून भी सेंटर का था, स्टेट की इसमें कोई भागीदारी नहीं है, ना इस स्टेट से कोई सुझाव ली गई, ना हमारी पार्टी का कोई एमपी था जो इस बात को संसद में उठाए। ये सिर्फ जननायक जनता पार्टी का गठबंधन सिर्फ इस बात पे हुआ था, बीजेपी अल्पमत में थी जी, ठीक है। हमारे नेता ने कहा भाई सत्ता में अगर हम आते हैं, इनके साथ भी गठबंधन रहते हैं, तो हम 100% काम नहीं तो जितने हमारी भागीदारी हम इतने तो कराएंगे। जी जी। तो वो भी उन्होंने अपनी जो उनकी कैपेसिटी थी सरकार में, उससे ज्यादा काम उन्होंने डेवलपमेंट की करवाई। अच्छा अमरनाथ जी, मतलब जैसे हर क्षेत्र में कुछ अलग अलग समस्याएं होती है, और आप पटौदी के लोगों से निरंतर मिलते रहते हैं, आपका अपना विधानसभा क्षेत्र है, तो वहां ऐसी कौन कौन सी समस्याएं जो आपने आइडेंटिफाई की कि जो अभी जेन्युइन धरातल पे दिखती हैं? जो पटौदी की समस्या है भाई, मेनली तो ये बिलासपुर फ्लाईओवर है। ओके। जो कि 5 साल से काम चल रहा है, और इसमें कुछ भी जो है ना अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन इसमें हमें सुनने आया कुछ अल्टीमेटम दिया गया है अभी केंद्र सरकार को, एनएचएआई को। किसानों ने अल्टीमेटम दिया है, अल्टीमेटम पंचायत वो कई बार कर चुके, कई बार कह चुके, लेकिन ऐसा क्यों है कि उसी फ्लाईओवर पर इतना डिले हो रहा है? कारण क्या है? तो सरकार बताए ना जी। कि कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दिया गया है। जी जी। क्योंकि जो इसमें जैसा देखने को मिलता है, इस लाइन में कमीशन खोरी पे पेमेंट रोक दी जाती है। ठेकेदार काम कहां से करेगा जब उसको पैसा नहीं मिलेगा? क्योंकि जो लिमिट होती है, हर टाइम पर हर एस्टीमेट दिया जाता है कि मैंने 20% काम कर दिया, 20% की पेमेंट दे दो, 40% कर दिया, 40% की दे दो। अब उसकी पेमेंट जितनी भी उसने काम किया उसकी पेमेंट नहीं होगी तो आगे कहां से करेगा? लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि हमने नीतियों में इतना बदलाव कर दिया है कि अब सब प्रोसेस को इतना फास्ट कर दिया है
कि काम धरातल लेवल पर इतनी तेजी से होता है कि लोग देखते हैं कि हाँ विकास हो रहा है। ये ये आप बताओ, देखिए हर तरह से अब आप इसको, वो कहते हैं कि हमने तेज कर दिया। अभी आपका जो फैमिली आईडी बनाई है, इसमें कितनी समस्याएं। जी देश के 80% लोग तो यही नहीं पता कंप्यूटर पे जाना है, कहाँ से फैमिली आईडी ठीक होगी। उसमें कितनी मिस्टेक है फैमिली आईडी में। ठीक है, एक आदमी, एक मजदूर की कितना है, 50,000 रुपये साल की इनकम है, तो उसका लिख दिया बोलो 7 लाख इनकम है, इसको तो बीपीएल से बाहर करो। अच्छा, मतलब हाँ, उसमें मतलब परेशान करने की बात। फिर वो घूमता रहे, अगर उसके घर में कोई शिक्षित आदमी या घूमने वाला नहीं है तो वो प्रॉपर्टी आईडी को धर के बैठा रहेगा, कोई उसके कोई सुधार करने वाला है नहीं। अच्छा अमरनाथ जी, अभी आपने शिक्षा का जिक्र किया कि कोई शिक्षित आदमी नहीं है। अच्छा, केंद्र सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति लागू की है और वो कह भी रहे हैं कि इसके बाद बहुत कुछ शिक्षा में बदलाव देखने को मिलेंगे। तो मतलब आपको क्या लगता है? देखो, नई शिक्षा नीति किस बात की जारी की है कि उन्होंने बिल्कुल ये सोच के जो शिक्षा नीति बनाई है कि दलित का बच्चा तो पढ़े ही ना, गरीब का बच्चा पढ़े ही ना। अभी क्योंकि हम यहाँ तक भी हमने एजुकेशन ली है, तो जिस भी कॉलेज में, स्कूल में हम पढ़े हैं, हमको फीस माफी का बेनिफिट मिलता था। जी, ऐसी बच्चों को जो गरीब हैं उनको सबको फीस माफी, स्टाइफंड भी मिलता था। अब क्या रूल बनाया कि फीस तो आपको भरनी पड़ेगी। जितनी भी संस्था ने फीस लगा दी है, अभी एक एक बच्चे की जो डिग्री कॉलेज में है, जो अच्छे कोर्सेज हैं, उनमें 40-50 हजार रुपये सालाना फीस है। तो मजदूर आदमी तो पढ़ा ही नहीं सकता। तो इतनी फीस नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब नई शिक्षा नीति में जातिगत जो छूट मिलती थी वो नहीं मिलती। गरीब आदमी को नुकसान हुआ है। देखो, जो साधन संपन्न लोग हैं वो अपनी शिक्षा को ले लेंगे, उनके पास पैसा है, वो अपने बच्चे को कहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन एक मजदूर आदमी, एक किसान आदमी, एक गरीब आदमी, वो अपने बच्चे की शिक्षा कैसे पूरी करेगा? क्योंकि ले दे के 10वीं तक तो करवा देगा जी, उसके बाद इतनी फीस है संस्थानों की। अभी गवर्नमेंट कॉलेजों में ही जब 40-40 हजार फीस है, तो प्राइवेट का तो आप बूझो क्या हाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा अमरनाथ जी, इस पे कुछ आप बदलाव के सुझाव हो आपके मन में, आप रख सकते हैं? नहीं, वो बदलाव की शुरुआत जो कि शिक्षा नीति, अभी हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, कि गरीब का हो अमीर का हो। बिल्कुल। सरकार उसकी शिक्षा नीति ऐसी बनाए कि कोई भी बच्चा कहीं भी किसी भी संस्थान में इजीली अपना एडमिशन ले। वो चाहे मेरिट के आधार पर हो, भाई सीट है तो सभी की मेरिट करके मेरिट के आधार पर एडमिशन दो, लेकिन इस तरह का फाइनेंशियल लॉस बच्चे को ना हो, ताकि उनके पेरेंट्स उनको पढ़ाने से ही मना कर दे। जी। अच्छा, एक सवाल है मेरे मन में। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। भाजपा का एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत चर्चित नारा रहा कि 400 पार, और हमने जब रिजल्ट देखा तो हालात कुछ और ही निकले। तो ऐसा क्या हुआ कि भाजपा 400 पार का नारा देकर भी छू नहीं पाई? ऐसा है, क्योंकि ये जो नारे जो बनाए जाते हैं बीजेपी सर, ये जनता को गुमराह करने के लिए बनाए जाते हैं। अभी इनको 400 पार का भी पता लग गया कि तुम्हारी कितनी 400 पार हैं। पिछली बार हरियाणा में जो सरकार बनी थी 75 पार, जी जी, उसकी भी जनता ने हवा निकाल दी। हाँ, वो भी सुना था। ठीक है, तो अब की बार इन्होंने क्यों नहीं बताया, कोई नारा ऐसा नहीं दिया कि हरियाणा प्रदेश में अब इतनी सीटें आई। अब इनको 75 पार भी 80 पार कर देते, कुछ तो बढ़ाते 5-7, लेकिन इनको पता है कि तुम कहीं नहीं हो हरियाणा में। क्योंकि जजपा एक मजबूत संगठन है, बिल्कुल युवाओं का संगठन है, और जितने भी कार्यकर्ता है वो पार्टी के लिए समर्पित है। वो कैंडिडेट को नहीं देखते कौन है। अभी जैसे मैं पार्टी का वर्कर हूँ, जननायक जनता पार्टी में इस तरह से टिकट भी नहीं दी जाती। जो पार्टी का स्थायी वर्कर होता है जी, जो जनता में आता जाता है, जनता के काम करता है, उसी को जननायक जनता पार्टी अपना कैंडिडेट चुनती है, और उस भी जनता से अपनी सर्वे करके
बात करके जब हमें उतारा जाता है। नहीं, मेरा इसमें एक छोटा सा सवाल ये था कि इसके पीछे वजह क्या रही कि वो 400 पार का नारा देकर छू नहीं पाई उसको। छू नहीं पाई उनकी जनता जो है, आप पता है महंगाई से इतनी त्रस्त है। दूसरा, बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में आज भारत में हरियाणा प्रदेश की बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है जी। आज के दिन पहले नंबर पे हरियाणा है। दूसरा नाम, हरियाणा में क्राइम इतने बढ़ गए हैं, क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो यदि हमारी सरकार आई तो हम इन सब पर फोकस करेंगे और हरियाणा में सुशासन देने का काम करेंगे। लेकिन अमरनाथ जी, हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि पीछे भी 4.5 साल आप ही की सरकार थी। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं, क्योंकि हम उस सरकार का हिस्सा थे। जी बिल्कुल। 4.5 साल आपके दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री थे। दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन आपको पता है कि जो सरकार में जो हमारी हिस्सेदारी थी, जी, सरकार में हमारी हिस्सेदारी तो 10% थी। ठीक है, तो जो दुष्यंत चौटाला की सोच थी वो इन 4 साल तक इसी तरह से उन फाइलों को रोक के, उन काम को रोक के, इनके जो मेन विजन थे वो इन्होंने रोक दिए। जैसे इनने गठबंधन जिस बात पे किया था कि भाई मैं जो बुजुर्गों की पेंशन है 5100 रुपये करना चाहता हूँ, तो बीजेपी ने इस बात को माना कि हम एक बार नहीं, हम बार बार बढ़ाएंगे। तो आप अब जो 4 साल सत्ता में रहे हैं तो इनने 1000 रुपया बढ़ाया, 250 रुपये करके 3000 रुपये। दुष्यंत जी ने कहा कि भाई मेरे जो वादा था, मेरा 5100 का वादा था, सभी को बुजुर्गों को ये पेंशन 5100 करनी चाहिए, वो बीजेपी ने नहीं माना। बेरोजगारी की जो बात थी, हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने, हमारे इस तरह के नेता हैं जिनका फोकस सिर्फ बेरोजगारी पर और किसानों की समस्याओं पर जी, और गांव की किसी भी छोटी से छोटी समस्या या बड़ी से बड़ी को, अगर आपने हमारे नेता के पास गए हो और आपने कोई भी चीज लिख के दी है, तो उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा आप बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, जेजेपी के हैं। क्योंकि हमने आज तक देखा है कि 4 साल उनका राज रहा है जी, जनता इतनी जाती थी, उन्होंने किसी से ये भी नहीं पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, क्या काम है आपने दिया है, सर ये काम है, मेरे गांव में पानी की समस्या है। ठीक है, ये नहीं पूछा कि जी ठीक है, तो उन्होंने उसी टाइम अधिकारियों को बोला है और जो समस्या उनके लेवल से सॉल्व हो सकती थी वो उन्होंने कराने का काम किया। अच्छा अमरनाथ जी, ये तो हुई समस्याएं। एक और सवाल भी उठता है कि चलो मान के चलो आपके क्षेत्र से कोई समूह या कोई व्यक्ति आए आपके पास कोई सुझाव, कोई नया आइडिया लेकर, तो क्या उस आइडिया पर आप काम करेंगे? या ऐसा पहले कभी हुआ भी है ऐसा कि कोई आया हो अपना आइडिया लेके आपके पास? आइडिया तो सर्वोपरि है, क्योंकि सरकारें भी जनता से सुझाव लेके ही अपनी कोई पॉलिसी बनाती है। ऐसा नहीं हमारा आपको नहीं पता लगे, लेकिन वो हर चीज ग्राउंड लेवल पे पहले देखना पड़ता है, उसी हिसाब से उस हल्के में विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की जाती है। जिस तरह अभी सबसे मेन पटौदी में क्या प्रॉब्लम है, ये हाईवे तो आपका तो मैंने बता दिया। बिल्कुल। दूसरा मुद्दा यह है कि पटौदी हल्के में 80% गांव ऐसे हैं जिनमें खारा पानी। अच्छा, मतलब नमकीन पानी है, नमकीन पानी, पीने का मीठा पानी उपलब्ध नहीं है, पीने योग्य नहीं है। तो जननायक जनता पार्टी ने ये अपनी एक बात अपने में रखी है कि यदि जननायक जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम नहरी पानी की व्यवस्था करके जिन गांवों को जल्दी से जल्दी पानी दिया जा सकेगा उनको हम देने का काम करें। जी। अच्छा, एक चीज और, अभी जो अगर हम देखते हैं तो पटौदी से जो अपने विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं सत्य प्रकाश जरावता जी, उनके बारे में आपकी क्या राय है? सत्य प्रकाश जरावता जी ने बहुत काम करवाए हैं, लेकिन इस जनता को ये भी है कि अभी एक आदमी एक गांव का काम हो गया, आपके गांव का नहीं होगा, किसी भी कारण से वो पेंडिंग रहेगा।
तो इसकी भी नेगेटिविटी जरावता जी को नुकसान किया। लोगों ने ये कहा कि हमारे गांव में इसने कोई काम नहीं करवाया। अभी एक गांव में पैसा लग गया, एक में बच गया, तो दूसरा एक भाई तो नाराज ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो नेगेटिविटी जरावता जी ने शायद देखने में ये आया है कि हमने जो, क्योंकि जितने भी यहाँ से पटौदी से विधायक बने हैं, तो जरावता जी ने ज्यादा से ज्यादा काम इस हल्के में करवाए हैं। क्योंकि अभी देखो बीजेपी सरकार की क्या पॉलिसी है, क्योंकि जो देखो मेहनती आदमी है, जरावता जी ने, हमें इस बात से कोई लेना नहीं, हम दूसरी पार्टी में हैं, लेकिन उनने काम किया है तो बताना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से वो घूमते थे, लोगों के काम करते थे, लेकिन जो काम उनने कर रखे हैं, कुछ काम ऐसे हैं वो किस कारण से पेंडिंग है, वो भी उनकी कार्य जो प्रगति है वो बहुत कम है। अच्छा अमरनाथ जी, पहली बात तो उनका चलो टिकट कट गया है, हाँ। वो आपने बताया, लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब जरावता जी के बारे में आप कहते हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम करवाए, लेकिन कुछ चीजों में वो भी फंस गए। ऐसे में अगर आपको पटौदी की जनता जिताकर और विधानसभा भेजती है, तो यही सब समस्याएं आपके सामने भी होगी कि आप दोनों पक्ष को नाराज और दोनों पक्ष को खुश नहीं कर सकते। तो आपकी इसमें क्या योजना है, कैसे आप इसको बैलेंस करके चलेंगे? मैं आपको बता रहा था, जरावता जी जो गांव में जो डेवलपमेंट होनी थी ना, उनमें जरावता जी कम टच हो पाए। उनने जो ये अपने जो विकसित एरिया है एनसीआर का, जैसे मानेसर के ये गांव थे, जी जी ठीक है, यहाँ तो सरकार से पैसा नहीं लाना था, निगम से लगाना था। निगम को कह दिया कि ये काम कर दो, निगम ने कर दिया। निगम के पास इन गाँवों का पैसा है, क्योंकि अभी हाउस टैक्स निगम को अब मिला नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं मिला है, क्योंकि लोगों ने जमा नहीं करवाया कि 10% आदमियों ने अभी दिया है। तो वो जो किसानों का, पंचायतों का जो पैसा था, उसको आराम से लगा रहे हैं, और उसमें कितना लग रहा है ये कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि नगर निगम के ना चुनाव हुए, ना पार्षद है, ना चेयरमैन है, ना कुछ है, उसका हिसाब कौन लेगा? जी बिल्कुल, ठीक है, अपना काम खुद करना है, खुद देखना है। नहीं अमरनाथ जी, नगर निगम से संबंधित मेरा एक सवाल भी है, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आप बता रहे थे कि जरावता जी से कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग खुश हैं, कुछ अच्छे काम उन्होंने किए और कुछ काम उनके रुक गए। तो ऐसी परिस्थितियों में जब आप पटौदी के विधायक होंगे, तो यही समस्याएं आपके सामने भी आएंगी कि कुछ गांव का आप काम करा चुके होंगे, कुछ का काम रुकेगा। इन परिस्थितियों में आप चीजों को बैलेंस कैसे करेंगे कि सबको खुश भी रखा जा सके, कोई नाराज भी ना हो? नहीं, वो देखिए, जो गांव के जो काम होते हैं ना जी, आप सामूहिक काम, जी बिल्कुल, मैं आप चाहे मेरे खुद के मान ले मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं, या पार्टी के वर्कर हैं जी, तो मुझे ये भी देखना है कि वो गांव भी नाराज ना हो, उस गांव में डेवलपमेंट हो, वो सभी के लिए हो, किसी एक आदमी के लिए प्रॉपर काम ना हो। ताकि देखो, नाराजगी जब दूर होती है अगर स्पेशली आपका काम किया जाए, जी क्योंकि जब आदमी विधायक बन जाता है तो हर आदमी, हर गांव का हर आदमी का बिल्कुल, विधायक वो होता है, विधानसिभा क्षेत्र हाँ, उसकी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। उसको ये देखना भी नहीं होता कि ये किस पार्टी का है, ठीक है, क्या लेना है, इसका क्या सिस्टम है, हमने तो डेवलपमेंट करना है। अभी गांव का जो जरूरी काम है, अभी एक बात बताइए, अगर गांव की कोई मेन रास्ता तैयार करवाना है, और मैं कहूँ कि भी मेरा वर्कर तो लास्ट में रहता है, मैं उसी के रास्ते को, और जब उसकी एंट्री बंद है तो वो लास्ट को रोड को क्या करेंगे आप? बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, एंट्री गांव से होती गांव से होती है। हाँ, जब तो मेन रास्ते ही खराब है, क्योंकि किसी एक का उद्धार ना करके समाज का हाँ, उद्धार करना। समाज का उद्धार किया जाए। जी, अच्छा वो नगर निगम से संबंधित मेरा जो सवाल था वो ये था कि नगर निगम मानेसर को लेकर काफी चर्चा रहती है। दूसरा, पटौदी विधानसभा क्षेत्र और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र, दो विधानसभा क्षेत्र के गांव जो है मर्ज करके ये नगर निगम बनाया गया है। लेकिन नगर निगम को लेकर पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव ने भी और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव ने भी भरसर विरोध किया, भरपूर विरोध किया है नगर निगम का। तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या विरोध सही है या नगर निगम को होना चाहिए, या पंचायती राज फिर से वापस लागू किया जाए? नहीं, नगर निगम यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये गांव काफी पहले से डेवलपमेंट है, और मारुति ने इन्हीं गांव में अपनी पूरी टीम लगा के, चाहे सफाई की व्यवस्था है, चाहे शिविर की व्यवस्था है, चाहे पानी की व्यवस्था है, कि मारुति हमारी सहायता करे कि हम तो नगर निगम से तो बढ़िया रहे। आज जब से नगर निगम आया है,
आप किसी गांव की गली में आप चल ही नहीं सकते। सुबह जब पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं तो अपने बच्चों को कंधे में गोदी में उठा के जब वो मेन रोड तक लेके जाते हैं, मतलब गंदगी और पानी गंदगी निकासी और की व्यवस्था पानी, नहीं है। क्योंकि बच्चों को ड्रेस में जिस तरह से पेरेंट्स तैयार करते हैं, जूते पहनाते हैं, बिल्कुल। सुबह तैयारी सभी को करनी पड़ती है जी। क्योंकि पेरेंट्स भी जो है ना सुबह उनके साथ जब 6 बजे लगता है जब बच्चे तैयार होते हैं, हाँ तो उनको बिल्कुल। जैसे भी साधन आते हैं या सरकारी स्कूल में जाते हैं तो उनको जब तक रास्ता क्रॉस ना करवाए तो वो स्कूल में पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि हर गांव की यही समस्या है। जितने भी गांव नगर निगम के अंदर आते जितने हैं, भी नगर निगम में सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल जीरो है। सरकार ने 20-20 आदमी एक गांव पे लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी सफाई व्यवस्था नहीं हो रही। अभी मारुति के तो 7 ही आदमी थे हमारे गांव में जी। 7 गांव नीट एंड क्लीन इस गांव को रखते थे, आज 20 आदमी नहीं रख पा रहे। ये कह सकते हैं कि नगर निगम का जो प्रबंधन व्यवस्था है वो सही नहीं है। वो सही नहीं है कि क्योंकि इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है इनके ऊपर। ठीक है भाई, आपने गलियों में घूमना है, ठीक है, अगर आज झाड़ू लगा दी तो एक हफ्ता अगर कूड़ा नहीं उठेगा तो वो तो झाड़ू लगाने का फायदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल भाई इकट्ठा कर दिया कूड़ा फिर चले गए तो उसकी उस सफाई से तो कोई फायदा ही नहीं है। जब तो कूड़ा साथ साथ नहीं उठेगा, जब फिर वो नालियों में चला जाएगा, सीवरों में चला जाएगा, सीवर जाम हो जाएंगे, गलियों में पानी बहने लगेगा। मेन व्यवस्था ये जो यहाँ जो बिगड़ी हुई है, इसके लिए प्रशासन से हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन जो है ना इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन अधिकारी भी इतने ढीठ हैं कि चाहे 20 बार किसी को फोन कर लो, वो उसको इनने इतने जेई हैं, इतने एक्शन है उनको, वो उसको कर देता है फॉरवर्ड। अगर जी आप उनसे बात करिए, वो उसको फॉरवर्ड, ये मेरे चार्ज में नहीं है। क्योंकि जनता को तो यही नहीं पता है कि कौन कहाँ जेई लगा, किस गांव में लगा हो। मतलब कि व्यवस्था सही नहीं है। वही इनको अभी एक जेई एक इन्होंने जैसे वार्ड बनाए हुए हैं तो उनने वार्ड के हिसाब से एक जेई बना दिया, भाई ये जेई उस वार्ड को देखेगा। वो 2 महीने रहेगा जब तक जनता के पास उसके नंबर जाएंगे, जब लोग उसको उठा के दूसरा वार्ड चेंज कर देंगे, क्योंकि नंबर आए उस जेई के। वो फिर जब उससे बात होगी तो वो कहेगा मेरे तो वार्ड चेंज हो गया। जब तक वो समस्या वो समझ पाते हैं तब तक उनका तबादला ही हो जाता है। उनका तबादला हो जाता है। लेकिन अमरनाथ जी, सवाल ये भी उठता है कि जब नगर निगम मानेसर का उत्थान हुआ, जन्म हुआ, बनाया गया, तो दुष्यंत चौटाला जी भी सरकार का हिस्सा थे और अहम हिस्सा थे। तो उन्होंने उस वक्त इस चीज पर, अगर चलो ये भी साथ साथ इसके साथ भी मुझे ये जवाब भी दीजिएगा, केवल पटौदी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग भी आपको देखेंगे। बिल्कुल, हाँ, सभी लोग आपको देखेंगे। अगर जेजेपी सरकार का हिस्सा बनती है इस बार, तो क्या मानेसर नगर निगम में कोई बदलाव या पंचायती राज को वापस लाया जाएगा? अब तो जो है मानेसर नगर निगम तो बिल्कुल बन ही चुका है, क्योंकि जिस दिन मानेसर नगर निगम बना था हमने उसी दिन ऑब्जेक्शन किया था। हम कोर्ट भी गए थे, जननायक जनता पार्टी कोर्ट गई थी। हाँ, जननायक जनता पार्टी में खुद मेरे नाम से केस चला था। जी, अच्छा, आपने भी नगर निगम के विरुद्ध में केस किया हुआ है? किया था कि कम से कम भी जो हमारे 4 गांव अलिया, ढाणा, कासन और बास, ये मारुति ने गोद लिए हुए थे। अच्छा, जब हमारे गांव का डेवलपमेंट हो रहा है और हमारे गांव जो हैं नगर निगम के आखिरी छोर पर है, उसके बाद तो केएमपी से उधर तो नगर निगम है ही नहीं बाहर। अच्छा, वहाँ पंचायती राज व्यवस्था है। वहाँ पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि इन गांवों को नगर निगम से बाहर कर दिया जाए। नगर भाई जब सब व्यवस्था हमें दे रही है, जो सुविधा हम मांगते हैं वो मारुति हमें दे रही है, तो हम नगर निगम में नहीं रहना चाहते। लेकिन इसका हम सुप्रीम कोर्ट तक भी हम गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं करी। भी सुप्रीम कोर्ट में भी जैसे ही हमारी केस लगा तो जज साहब ने फाइल देख के ये कह दिया, भाई आप तो सरकार के खिलाफ, सरकार को डेवलपमेंट करने नहीं दे रहे। अच्छा, तो सरकार को डेवलपमेंट नहीं करने दे। हाँ, तो अब ये डेवलपमेंट हम देख ही रहे हैं कि कितना डेवलपमेंट है। अभी बुजुर्ग तो गली से निकल ही नहीं सकते। जो आदमी घर में बन गया वो घूम नहीं सकता 10 मिनट, सुबह बढ़ गया तो बढ़ गया, अपने घर में रहेगा, क्योंकि वो कहीं भी पड़ जाएगा, बुढ़ापे में चोट लग जाएगी,
पानी इतना भरा है गली में, कहीं भी पैर फिसल जाएगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो मेन समस्या तो ये भी है, जो मेरी विधानसभा में, पटौदी विधानसभा में जितने भी गांव नगर निगम के आते हैं उन पर भी मैं स्पेशली गौर करूंगा। नहीं, मेरा एक छोटा सा सवाल ये था कि अगर जननायक जनता पार्टी इस बार सरकार का हिस्सा बनती है तो क्या नगर निगम की जगह वापस पंचायती राज व्यवस्था आ सकती है? पंचायती राज व्यवस्था के अब आने के कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है। नगर निगम को ही दुरुस्त करना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर जननायक जनता पार्टी हिस्सा है तो क्या दुरुस्त करेगी? जननायक जनता पार्टी अगर आती है तो नगर निगम की ये जिम्मेवारी सुनिश्चित की जाएगी कि किसी गांव की किसी भी प्रकार की समस्या पर अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो एक्शन लिया जाए। अच्छा अमरनाथ जी, मेरा एक सवाल है कि बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, बाबा साहब अंबेडकर तो एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने हमें ये बोलने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, समाज में बैठने की आज़ादी, जी ये बाबा साहब की देन है। आज हम हर जगह बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, लेकिन अब भी 10% लोग उस मानसिकता के बचे हुए हैं। 90% लोगों ने तो इस बात को अवॉइड कर दिया जी कि जो दलित में खून है वो भी हमारे में भी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक ही खून है, लेकिन क्योंकि वो मानसिकता चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। देखो, जैसे जैसे हमारे लोग शिक्षित हुए, आप सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगे, तो अभी छुआछात 90% तो खत्म हो गई है, लेकिन हाँ, कह सकते हैं अभी 10% लोग संकीर्ण मानसिकता के हैं। धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने पहले ही ये समाज को संदेश दे दिया था कि ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा, अन्यथा हमने काफी बार सुना है ये। हाँ, बिल्कुल, फिर वो दाढ़ेगा, अन्यथा वहीं आप मजदूरी करते रहे जी। अच्छा अमरनाथ जी, बस आखिरी सवाल है, आपका समय बहुत कीमती है, मैं ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं। समाज और प्रदेश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और युवाओं का नेतृत्व करने के नाते मेरा ये सवाल है कि युवाओं के लिए कोई खास संदेश, हमारी युवा पीढ़ी अगला भविष्य है भारत का। अभी आप युवाओं के बारे में, क्योंकि हमारे जो हरियाणा प्रदेश के नेता हैं भाई दुष्यंत चौटाला जी, वो खुद युवा हैं। जी बिल्कुल। तो युवाओं के बारे में सोचना तो उनका परम कर्तव्य भी है, वो सोच भी रहे जी। जिसका उदाहरण आपने पीछे सरकार में रहते हुए देखा कि इस कानून का जो परफॉर्मा जो तैयार किया था 75% आरक्षण का, वो टोटली दुष्यंत चौटाला जी ने तैयार किया था। अभी वो पास भी हुआ, लेकिन कोर्ट से उस पर स्टे कराया गया। ये भी एक षड्यंत्र की, कांग्रेस की षड्यंत्र के तहत ये नीति थी कि वे 75% आरक्षण है, अगर दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश में लागू कर देते हैं तो हमारी तो सरकार ही कभी नहीं आएगी, क्योंकि हर युवा तो दुष्यंत के जुट जाएगा। बिल्कुल, रोजगार अगर उनको मिल गया तो दुष्यंत से ही लोग जुट जाएंगे। अगर, क्योंकि हमारे नेता का अब भी ये कहना कि मैं इस बात पर अड़ी हूं कि 75% आरक्षण आप लोगों को हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में दिला कर रहूंगा। जी अमरनाथ जी, लेकिन मेरा फिर से एक सवाल खड़ा हो गया, अगर दुष्यंत चौटाला जी का बनाया हुआ ये परफॉर्मा की 75% आरक्षण जो प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को दिया जाए, और अगर समीकरण इस तरह के बनते हैं कि जननायक जनता पार्टी को कांग्रेस के साथ जाना पड़े, क्योंकि कांग्रेस ही इस आरक्षण के बिल का विरोध कर चुकी है, तो उस परिस्थितियों में अगर जननायक जनता पार्टी कांग्रेस के साथ जाती है तो क्या तब भी इस बिल पर उसी फोकस के साथ काम किया जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो देखो वहां जब भी कोई अलायंस होता है, चाहे सत्ता से पहले हो, चाहे जब सत्ता बनने के टाइम हो, अलायंस होता है जी, तो उनमें कुछ मेन मुद्दे
जो हमारे मोटिव मुद्दे हैं, जो हम करना ही चाहते हैं। आप अलायंस किसी के साथ भी हो, लेकिन हमें ये चाहिए, अगर इसके लिए आप एग्री हैं तो हम आपके अलायंस में आ सकते हैं, तो हम जनसेवा करेंगे। जी अमरनाथ जी, अमरनाथ जी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, चुनावी दौर चल रहा है, आपको भी लोगों से निरंतर संपर्क में रहना है, बातें करनी है, उनकी समस्याएं सुननी है। ठीक ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार।